हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 8 तक समझ लिया है। अब देखिए सेक्शन 9 जो है वो किस बारे में बात करता है। सेक्शन 9 जो है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के बारे में बात करता है और सेक्शन 10 जो है वो एग्रीमेंट के बारे में बात करता है कि जो पार्टीज है वो अपने बीच में एग्रीमेंट कर लेंगी वैल्यूएशन को करवाने के लिए। किस चीज की वैल्यूएशन के? उन गुड्स की वैल्यूएशन के लिए जो भी उनके बीच में ट्रांसफर हो रहे। हमें पता है सेलर कौन होता है, बायर कौन होता है, गुड्स क्या होते हैं, किस तरीके से ट्रांसफर होता है, तो ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियोस में समझ चुके हैं। अब देखिए सेक्शन 9 क्या बोलता है, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के बारे में बोलता है। क्या होता है कि जैसे अब हमने गुड्स जो है, सेलर ने बायर को बोला कि मैं आपको गुड्स दूंगा और बदले में आपसे कंसिडरेशन लूंगा और वो कंसिडरेशन क्या होगा, प्राइस होगा। वो प्राइस हमने देखा था मनी में हो सकता है, मनी में ही होना चाहिए, या फिर पार्टली मनी और पार्टली किसी चीज के अंदर भी हो सकता है। अगर वो अगर उसके बदले आप कोई चीज एक्सचेंज करने लग जाओगे तो फिर वो बार्टर या एक्सचेंज इस तरीके की चीज बन जाएगी। लेकिन अब जो सेक्शन 9 है वो ये बोलता है ठीक है जो कंसिडरेशन है वो तो मनी में होगा, लेकिन वो जो वैल्यू है उसकी, कितना प्राइस आपने पे करना है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्शन 9 के हिसाब से। और ये जो सेक्शन 9 है इसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबलनेस भी एप्लीकेबल होता है। अब एक बार सबसे पहले हम बेयर एक्ट में से रीड करते हैं। आप अपने बेयर एक्ट को जरूर साथ रखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। बेयर एक्ट क्या बोलता है सेक्शन 9 के अंदर, द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स इन मैनर देयर बाय एग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। ये जो अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हमारा प्राइस ये होगा, या फिर वो उसको छोड़ भी सकते हैं कि हम बाद में डिटरमाइन करेंगे कि हमारा प्राइस क्या होगा। हो सकता है कि वो इस तरीके से बोले कि हम अपना वैल्यूएशन एक वैल्यूअर अपॉइंट करेंगे जो कि इसकी वैल्यूएशन करेगा, या फिर हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर जो है अपनी लिस्ट के हिसाब से कि क्या सामान लग रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, उस हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करे, या सेलर जो है वो अपने मतलब मैन्युफैक्चरर जो सेलर को बना के दे रहा है उस हिसाब से सेलर जो है वो अपनी लिस्ट के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करे, या फिर हो सकता है कि बायर जो है वो बाद में प्राइस डिटरमाइन करे। तो वो कोई भी चीज हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब प्राइस को बाद में भी फिक्स किया जा सकता है सेक्शन 9 के हिसाब से, या फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में बोल दे कि हम इस हिसाब से अपने प्राइस को फिक्स करेंगे। अब अगर मान लीजिए उन्होंने प्राइस फिक्स करना था लेकिन सेलर ने बायर को गुड्स नहीं दिए, तो या फिर हो सकता है कि सेलर ने बायर को कुछ गुड्स दे दिए, पार्टली गुड्स दे दिए, तो वहां पे उन्होंने अपना प्राइस जो है डिटरमाइन नहीं किया था, तो फिर वहां पे जो पेमेंट है वो रीजनेबल पेमेंट हो जाएगी। इतनी पेमेंट कर देनी चाहिए, जैसे मैंने बोला डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबलनेस के हिसाब से। तो क्या बोलता है, वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजंस, कि भाई जो उन्होंने प्रोविजंस बोले कि हम इस हिसाब से अपने प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, उस हिसाब से वो अपने प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर पाए। द बायर शेल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस, तो उस जगह पे बायर जो है, जो खरीदने वाला है, वो सेलर को क्या पे करेगा, एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा कि इतना प्राइस तो दे दो जिससे कि उसका लॉस ना हो। What is reasonable price is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case। तो ये जो है केस टू केस वेरी करेगा कि रीजनेबल प्राइस क्या होता है। हो सकता है इस केस के अंदर इसके सर्कमस्टांसेस, इसके फैक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे रीजनेबल प्राइस कुछ और हो, और दूसरे सर्कमस्टांसेस, दूसरे फैक्ट्स के अंदर वो रीजनेबल प्राइस चेंज हो जाए। तो फैक्ट्स टू फैक्ट, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस चेंज होता रहेगा। तो सेक्शन 9 के अंदर हमें इतना बताया गया है कि हम किस तरीके से अपने प्राइस को असर्टेन कर सकते हैं बाद में भी, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में भी, या फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख देंगे कि हम इस तरीके से अपने प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद अगर हम सेक्शन 10 के ऊपर आए तो सेक्शन 10 बोलता है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। अब यहाँ पे हम क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम एक वैल्यूएशन के ऊपर अपने गुड्स को सेल करेंगे। क्या बोलता है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स, कि हमने क्या किया, अपने गुड्स को बेचने का एक एग्रीमेंट किया on the terms that the price is to be fixed by the valuation of third party। और जो हमारे बीच में जो गुड्स बिक रहे हैं इसके अंदर जो सी वैल्यूएशन है, इसका प्राइस कितना होगा, या कोई तीसरा व्यक्ति आकर डिटरमाइन करेगा। हम दोनों डिटरमाइन नहीं करेंगे, सेलर और बायर डिटरमाइन नहीं करेगा, कोई तीसरे व्यक्ति से, थर्ड पार्टी से हम डिटरमाइन कराएंगे कि इसका प्राइस क्या होगा। एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। और अगर वो जो थर्ड पार्टी जिसको हमने बोला था कि वो हमारे लिए यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करेगा और वो प्राइस डिटरमाइन नहीं करता, या फिर वो किसी कारण नहीं कर पाता, तो फिर जो हमारा एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। अब हमें उस एग्रीमेंट को करने की जरूरत नहीं है।
provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price thereof. मान लीजिए कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर कुछ सामान उसने दे दिया है, कुछ गुड्स जो है सेलर के द्वारा बायर को दे दिए गए हैं, तो उसका जो प्राइस है एक रीजनेबल प्राइस जो है कि भाई इतना पैसा दे देना चाहिए कि जिससे कि सेलर को लॉस ना हो, वो रीजनेबल प्राइस दे दिया जाएगा. वही अब ये किस तरीके से डिटरमाइन होगा, उसी तरीके से डिटरमाइन होगा. फैक्ट्स टू फैक्ट, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस वेरी करेगा. इसके लिए कोई आप पर्टिकुलर चीज सेट नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा होगा तो इतना इतना प्राइस देना है. Where such third party is prevented from making the valuation by the fault of seller or buyer. अब वो जो थर्ड पार्टी थी उसको सेलर या बायर के फॉल्ट के कारण जो है रोका गया कि वो उसकी वैल्यूएशन ना करे गुड्स की. द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट फॉर डैमेज अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट. तो मान लीजिए अगर बायर की गलती है, बायर के फॉल्ट के कारण वो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाई, तो वहां पे सेलर जो है बायर के ऊपर सूट कर सकता है डैमेजेस को लेने के लिए. सूट फॉर डैमेजेस मतलब जिसकी भी गलती है और जो नॉन फॉल्टिंग पार्टी है, मतलब जिसकी गलती नहीं हुई है, वो गलती की गई पार्टी के ऊपर सूट कर सकता है डैमेजेस के लिए कि भाई इसके कारण ये वैल्यूएशन नहीं कर पाई थर्ड पार्टी और मेरे को इससे इतना लॉस हुआ या यही लॉस हुआ, तो मुझे इसके लिए डैमेजेस इसके द्वारा पे करवाए जाए. तो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के अंदर हमें इतना बताया गया. अब हम देखेंगे सेक्शन 11 और 12 नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमें स्टिपुलेशन के बारे में बताया गया. स्टिपुलेशन एज टू टाइम, स्टिपुलेशन एज टू गुड्स. तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे.